गुड आफ्टरनून। तो देखिए यहाँ पर आपका टॉपिक है जीन और प्रोटीन में संबंध। तो सबसे पहले यहाँ जान लीजिए जीन क्या होता है ना। देखिए GENE, जीन को मेंडल, मेंडल मतलब समझ रहे हैं ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो जीन को मेंडल ने कारक नाम दिया था, यानी कि कारक शब्द दिया या कारक कहा था। किसने कहा था? तो मेंडल ने कहा था, ग्रेगर जॉन मेंडल ने। शॉर्ट में हमने लिख दिया मेंडल ने। ये मेंडल कौन है? तो ये है जेनेटिक्स के जनक है, फादर ऑफ जेनेटिक्स है ना, जेनेटिक्स के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल है। तो इन्होंने जीन शब्द को कारक नाम दिया था, जीन शब्द को कारक नाम दिया था। और एक चीज और है, इनको जेनेटिक्स के जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि ग्रेगर जॉन मेंडल ने 1866 में आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था। मतलब मेंडल ने 1866 ईस्वी में आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था। आनुवंशिकी के, अब इसकी कहानी थोड़ी सी लंबी है लेकिन अभी शॉर्ट में इतना याद रखिए, नियमों का इन्होंने या इनके नियमों का प्रतिपादन हुआ था, प्रतिपादन किया था 1866 ईस्वी में। ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था। अब ये बात तो सबको क्लियर रहता है कि मेंडल ने आनुवंशिकी के कितने नियम दिए थे। आई होप इस चीज को बताने की आवश्यकता नहीं है। मेंडल ने आनुवंशिकी के 3 नियम थे। प्रभाविता के नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस था, और दूसरा कौन सा नियम था? हाँ, पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम, और तीसरा नियम था स्वतंत्र अभ्युहन का नियम, है ना। तो मेंडल ने क्या किया था? 1866 ईस्वी में आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था, ठीक है। और इन्होंने खुद का एक्सपेरिमेंट किया था। मतलब ये कहा जाता क्या, मतलब सही है, इसमें कहा क्या जाना है ना, कि इन्होंने मतलब अपने एक्सपेरिमेंट के लिए मटर का पौधा लिया था, और उस मटर का नाम जो था वो था पाइसम सैटाइवम फील्ड पी था। यानी कि मटर में कौन सा मटर इन्होंने लिया था? पाइसम सैटाइवम, और उसको बोला जाता है फील्ड पी बोला जाता है ना। तो फील्ड पी पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, प्रयोग किया था, और खुद के एक्सपेरिमेंट से इन्होंने ये सिद्ध किया, मतलब इन्होंने जैसे ऐसे किसी का कॉपी नहीं किया, बल्कि मेंडल ने क्या किया, खुद के एक्सपेरिमेंट से ये सिद्ध किया कि जो जीव होते हैं, है ना, जो जीव होते हैं उसमें प्रत्येक आनुवंशिक लक्षण, जैसे इन्होंने, देखिए मैं बताने का प्रयास कर रहा हूं, इन्होंने ये खुद से, है ना, खुद से प्रयोग कर बताया। अब शॉर्ट में मैं बता रहा हूं, इन्होंने बताया कि जितने भी जीव होते हैं, यहां पर मैं कर दे रहा हूं, ठीक है। इन्होंने कहा कि जितने भी जीव होते हैं, जीव में जो भी आनुवंशिक लक्षण होते हैं, क्योंकि जीवों के आनुवंशिक लक्षण ही मतलब उनकी संततियों में, अर्थात उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहते हैं, है ना। तो इन्होंने कहा जो जीव के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, ऐसे लक्षण जो मतलब माता पिता से उनके संतानों में, उनके संतानों से फिर उनके संतानों, मतलब ऐसे जनरेशन बाय जनरेशन चलते रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि जो जीव के अंदर के जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर होते हैं, इनका प्रदर्शन, यानी कि जब ये शो कैसे होते हैं, है ना, इनका प्रदर्शन एक जोड़ी कारक द्वारा होता है। इन्होंने कहा का प्रदर्शन, इनका जो प्रदर्शन होता है वो कैसे होता है? एक जोड़ी कारक द्वारा होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, एक जोड़ी कारक द्वारा होता है, इसका मतलब ये तो हुआ, हमने सबसे पहले बता दिया था कि मेंडल ने जीन को जीन ना कहकर क्या कहा था? कारक कहा था। तो वही ये कह रहे हैं कि जीवों के अंदर के आनुवंशिक लक्षण का जो प्रदर्शन होता है वो किसके द्वारा होता है? एक जोड़ी कारक द्वारा होता है। अर्थात एक जोड़ी कारक द्वारा वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता रहता है, अर्थात कारक द्वारा ये वंशागत होता है, वंशागत होता है। मतलब इन्होंने इस बात को प्रूव किया, इस बात को इन्होंने खुद के एक्सपेरिमेंट से प्रयोग किया था। लेकिन एक यहाँ बड़ी समस्या हो गई थी। अब समस्या कहो तो ठीक है, बाकी समस्या भी नहीं हुई थी कि इन्होंने ये चीज प्रूव किया था, यानी कि खुद के एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया कि जीवों के अंदर के आनुवंशिक लक्षण का प्रदर्शन एक जोड़ी कारकों द्वारा वंशागत, अर्थात उनके
पीढ़ी में ये चलता रहता है, लेकिन मेंडल ने ये प्रोटीन, देख रहे हैं ना, डीएनए मतलब जीन, प्रोटीन, और पता है डीएनए के छोटे छोटे खंडों को जीन कहते हैं। तो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने डीएनए और प्रोटीन के बीच में, डीएनए और प्रोटीन के बीच में संबंध नहीं बता पाया था। इन्होंने बहुत खास जैसे क्लियर कट संबंध नहीं बता पाया था, अर्थात इनके बारे में इन्होंने स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई थी। इन्होंने देखो जीन के बारे में बता दिया, आनुवंशिक लक्षण के बारे में बता दिया, अपना नियम प्रतिपादित किया, है ना, सारी चीजें दिया, लेकिन अब इसे चाहे आप दुर्भाग्य समझ लो या अब जो कुछ भी समझो, है ना, कुल मिलाकर मेंडल साहब ने क्या नहीं कर पाया था, डीएनए और प्रोटीन के बीच में जो संबंध तो दिया था, ऐसा बात नहीं, बिल्कुल नहीं दिया था, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट संबंध नहीं दे पाया, स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई। और जब डीएनए और प्रोटीन के बीच में स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए तो उसके बाद में क्या हुआ, 1902 में, है ना, 19, अच्छा पहले अभी यहां तक समझे, यहां तक सारे पॉइंट क्लियर हैं, इसके बाद की कहानी शुरू करते हैं, एक बार रिवीजन। देखो पहला हमने ये कहा कि जीन शब्द को मेंडल साहब ने कारक शब्द दिया था, मतलब जीन को जीन ना बोलकर वो कारक बोलते थे। दूसरा आपने ये देखा कि यहीं पर मेंडल के बारे में शॉर्ट में जेनेटिक्स के ये जनक कहे जाते हैं। दूसरा पॉइंट आपने देखा कि मेंडल ने 1866 ईस्वी में आनुवंशिकी के नियमों का प्रतिपादन किया था। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, है ना, और अपने, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है इसलिए मैंने यहाँ इंक्लूड कर दिया, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कौन से पौधे को लिया, तो उन्होंने मटर को लिया, मटर में भी कौन से मटर को लिया, तो फील्ड पी को लिया, फील्ड पी का मतलब पाइसम सैटाइवम को लिया था। और जब इन्होंने इस पर अध्ययन किया था तो आप सबको शायद याद होगा, मैंने बता दिए 7 प्रकार के विपर्यासी लक्षण इनको मिले थे, है ना, तो उन सारे लक्षणों से मतलब जो भी निष्कर्ष कंक्लूजन निकला यहाँ शॉर्ट में लिखा है, खुद से प्रयोग कर इन्होंने बताया। अब क्या बताया था, ये चौथा पॉइंट है कि ठीक है ना, खुद से प्रयोग करे यानी कि खुद एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने ये बताया कि जीवों के, यहाँ पर मैं चलो एक पूरा स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दे रहा हूं, जीवों के आनुवंशिक लक्षण का प्रदर्शन एक जोड़ी कारक द्वारा वंशागत होता है। इन्होंने मेन बात ये इस पर फोकस किया गया ना, ये चीज है, इन्होंने जीवों के अंदर जो आनुवंशिक लक्षण होते हैं उनका प्रदर्शन एक जोड़ी अर्थात जो जीन युग्म के रूप में होता है। जीन युग्म मतलब समझ रहे हैं ना, जीन और युग्म मतलब होता है पेयर, जीन मतलब ठीक है जीन होता है और युग्म मतलब पेयर, तो वही एक जोड़ी कारक या जीन युग्म के द्वारा होता है। जैसे अभी आप देखे थे कि कहीं भी गुणसूत्र की बात होती है हमेशा पेयर में रहती है ना, तो सेम वही चीज है, इसके द्वारा वंशागत होता है। लेकिन दुर्भाग्यवश इन्होंने डीएनए और प्रोटीन के बीच में कोई संबंध नहीं, अर्थात संबंध के बारे में जानकारी, स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाए थे। तो उसके बाद आगे की कुछ वैज्ञानिक आते हैं, लेकिन पहले अभी 4 पॉइंट बोलो, क्लियर है ना, इसको लिख लो ऐसे पॉइंट करके, ऐसे लिख लीजिए। देखिए तो यहाँ पर आपने देखा कि दुर्भाग्यवश, अब आप चाहे दुर्भाग्य कहे कुछ भी समझिए, है ना, कुल मिलाकर नहीं दे पाया तो नहीं दे पाए, है ना। तो यहाँ पर क्या हुआ मैं लिख दे रहा हूं, दुर्भाग्यवश, है ना, डीएनए और प्रोटीन के बीच में, प्रोटीन के बीच में संबंध की स्पष्ट जानकारी, संबंध की स्पष्ट जानकारी मेंडल साहब नहीं दे पाए, मेंडल नहीं दे सके। अब यहां पर अब इनका चाहे आप इसको दुर्भाग्य समझ लो, लेकिन जो कुछ भी हुआ ठीक है। इन्होंने क्या किया, दुर्भाग्यवश मेंडल ने डीएनए और प्रोटीन के बीच स्पष्ट संबंध, जो संबंध था उनके बीच स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाया। अब होता क्या है, जब ये नहीं दे पाए तो भाई दिया किसने, है ना, तो थोड़ी सी यहाँ कहानी। फिर क्या हुआ, जैसा कि इन्होंने, मेंडल ने क्या किया था, 1866 में अपने नियमों को प्रतिपादित किया था, अभी मैंने करवाया भी है ना।
और इसके बीच इन्होंने सारी चीजें बताए, इन्होंने ऐसा नहीं कि बहुत कुछ इन्होंने दिया था, ठीक है, लेकिन अब जानकारी नहीं दे पाए तो होता क्या है 1902 ईस्वी में, मैं थोड़ा यहाँ से लिखता हूँ, 1902 ईस्वी में आता है एक वैज्ञानिक आता है, उसका नाम है आर्कीबोल्ड गैरॉड, है ना। 1902 में आर्कीबोल्ड गैरॉड, अब यहाँ पर इनको याद रखना होगा भाई, है ना। 1902 में आर्कीबोल्ड गैरॉड ये जो है एल्केप्टोन्यूरिया नामक एक आनुवंशिक रोग को इन्होंने डिस्कवर किया, है ना। मतलब 1902 ईस्वी में आर्कीबोल्ड गैरॉड ने एल्केप्टोन्यूरिया, यहां पर ध्यान देना ये आनुवंशिक रोग है, एल्केप्टोन्यूरिया, एक मिनट, एल्केप्टोन्यूरिया ये है आपका एल्केप्टोन्यूरिया नामक आनुवंशिक रोगों को इन्होंने कुछ व्यक्तियों में देखा, अर्थात इन्होंने डिस्कवर किया, कुछ लोगों में इन्होंने देखा। अब क्या हुआ, इन्होंने ये एल्केप्टोन्यूरिया आनुवंशिक रोग देखा, है ना। और जब इन्होंने देखा तो इन्होंने जब इसके बारे में भाई डिस्कवर किया हर चीज, तो इन्होंने ये पाया कि ये जो एल्केप्टोन्यूरिया है ना, एक ही उपापचयी अभिक्रिया में गड़बड़ी के कारण होता है। मतलब इन्होंने पाया कि यह रोग एक ही उपापचयी अभिक्रिया में गड़बड़ी के कारण। अभी यहां पर थोड़ी सी बात नहीं बचने वाली है, लेकिन यहां पर देखो, उपापचयी का मतलब होता है कि मेटाबॉलिक जो रिएक्शन होती है, जो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस होती हैं, है ना, उस मेटाबॉलिक प्रोसेसेस में एक ही प्रकार के मेटाबॉलिक अभिक्रिया में गड़बड़ी, मतलब उसमें स्ट्रक्चर हो सकता है कुछ खराबी होने की वजह से ये रोग एल्केप्टोन्यूरिया होता है ना। लेकिन इन्होंने कहा ठीक है ये रोग तो एक ही, मतलब इन्होंने ये बहुत अच्छी बात बताई, लेकिन इन्होंने इसके साथ में ये भी प्रूव किया कि इसकी जो वंशागति है, मतलब ये भाई देखो हमने बताया ही कि ये आनुवंशिक रोग है। आनुवंशिक रोग का मतलब क्या है, आनुवंशिक रोग नॉर्मल रोग में अंतर क्या है बताओ। आनुवंशिक रोग जो होता है जन्मजात वो ऐसे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, और जो नॉर्मल रोग रहता है ठीक है वो लिमिटेड रहता है, एक ही पर्सन तक रहता है। तो इन्होंने आनुवंशिक रोग है और इन्होंने पाया कि एक ही उपापचयी अभिक्रिया में खराबी होने की वजह से हो गया, है ना। फिर इन्होंने कहा ये तो यार आनुवंशिक रोग है ना, आनुवंशिक रोग है, यानी कि ये कहीं ना कहीं संतानों में चलती रहेगी, और जब ये संतानों में चलती रहेगी तो इन्होंने इस बात को प्रूव किया कि इस आनुवंशिक रोग की वंशागति जो है ना वो मेंडल के नियम के अनुसार ही होती है। ये चीज देखो इन्होंने खोज तो किया, लेकिन इन्होंने इसकी जो वंशागति है ये भी बताया, इसकी वंशागति की मतलब समझ रहे हैं ना, वंश के अनुसार चलना, ठीक। इसकी वंशागति मेंडल के आनुवंशिक नियमों के ही अनुसार होती है। इन्होंने ये भी बताया, यहां पर आप लगा सकते हैं परंतु इसकी वंशागति मेंडल के आनुवंशिक नियमों के ही अनुसार होती है। अब जब इसके अनुसार होती है तो आगे चलकर कुछ और ऐसे रोगों की खोज किया गया, जैसे रंजकहीनता, है ना, ये भी आपका आनुवंशिक रोग है। मतलब आगे चलकर ठीक है कई सारे वैज्ञानिकों ने अलग अलग प्रकार के आनुवंशिक रोगों की खोज किया। इन्होंने भी काफी सारा काम किया कि हाँ क्या ये उपापचय की जन्मजात त्रुटियां क्या हैं, मतलब ये पुस्तक भी लिख दी इन्होंने। आगे चलकर गैरॉड ने एक पुस्तक लिखी और उसका नाम क्या था, उपापचय की जन्मजात त्रुटियां। ये पुस्तक थी इनकी, उपापचय की जन्मजात त्रुटियां। मतलब इन्होंने बताया कि ऐसा क्यों होता है ना। जैसे इन्होंने कहा मेटाबॉलिक अभिक्रिया जो होती है उसमें किसी एक में
प्रॉब्लम आ जाती। तो आगे चलकर इन्होंने जन्मजात कौन सी वो गलतियां होती हैं, त्रुटियां का मतलब होता है गलतियां, है ना, कौन सी गलतियां। ये पुस्तक इन्होंने 1909 ईस्वी में ही लिखा था, 1909 में ही इन्होंने ये काम किया था, अरे सॉरी 1902 में, लेकिन ये पुस्तक इन्होंने लिखा 1909 में, ये पुस्तक इन्होंने लिख दी। अरे भाई अब तुरंत थोड़ी ही लिखेंगे, जैसे आदमी एक हर चीज डिस्कवर करता है क्या वैसे हुआ। फिर देखो ऐसे बहुत सारा खोज हुआ, फिर आगे कई सारे वैज्ञानिक आए, इन्होंने जो इस पुस्तक लिखा था इस पर पढ़ा, है ना, एनालिसिस किया, इन्होंने जो एल्केप्टोन्यूरिया की खोज किया था, सारा चीज किया। फिर बाद में ये प्रमाणित हुआ, ये चीज प्रूव हुआ कि आनुवंशिक लक्षण का जो प्रदर्शन होता है ना, आनुवंशिक लक्षण के प्रदर्शन का जो भौतिक आधार होता है वो होता है प्रोटीन। मतलब बाद में ये चीज प्रूव हो गया कि आनुवंशिक लक्षण के भौतिक आधार, बाद में ये चीज प्रूव हुआ कि आनुवंशिक लक्षण के प्रदर्शन का भौतिक आधार वो कौन होता है, प्रोटीन ही है, प्रोटीन होता है। और जब इन्होंने कहा, मतलब आगे चलकर इस तरह से प्रूव हुआ, और ध्यान देना ये जो प्रूव हुआ था ना, ये मेंडल की खोज के पर ही प्रूव हुआ था। मतलब मेंडल की सॉरी मेंडल नहीं, ये है हाँ आर्कीबोल्ड गैरॉड की खोज से बाद में ये प्रूव हुआ कि आनुवंशिक लक्षण के प्रदर्शन का भौतिक आधार क्या होता है, प्रोटीन होता है ना, भौतिक आधार प्रोटीन से ही होता है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये संबंध आने लगा, है ना, जीन और प्रोटीन्स के बीच में संबंध आने लगा, लेकिन इनकी ये तो बाद में प्रमाणित हुआ। फिर इसी बीच में एक वैज्ञानिक आते हैं और जिनका नाम है टी.एच. मार्गन, यानी कि 1910 में 1909 में इन्होंने पुस्तक लिखी, और पुस्तक लिखने के बाद जब पढ़ा गया तो ये प्रूव हुआ। 1910 में आते हैं टी.एच. मार्गन साहब, और टी.एच. मार्गन क्या करते हैं, ये फल मक्खी पर प्रयोग करते हैं। ये फल मक्खी का नाम है, समझ पा रहे हैं ना। ये टी.एच. मार्गन क्या करते हैं, फल मक्खी पर प्रयोग किए, और फल मक्खी पर इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट के आधार पर इन्होंने अपना मत दिया, और उस मत का नाम रखा गया वंशागति का जीन मत, ये रखा गया। मतलब 1910 में टी.एच. मार्गन साहब आते हैं और ये क्या करते हैं, फल मक्खी पर अपना एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जो भी एक्सपेरिमेंट से इनको निष्कर्ष आदि निकलता है, उस निष्कर्ष से ये एक मत प्रतिपादित करते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, वंशागति का जीन मत। अभी बताते हैं वंशागत का जीन मत होता क्या है, लेकिन पहले ये चीज एक बार फिर से समझा देते हैं ताकि हर चीजें क्लियर हो जाए, है ना। देखिए ये तो बात हो गई नॉर्मल सा कि दुर्भाग्यवश डीएनए और प्रोटीन के बीच संबंध की जानकारी मेंडल नहीं दे सके थे, ये तो नॉर्मल पॉइंट हो गया। आप ऐसे इसको रफली ऐसे लिख सकते हैं, क्लियर है ना, लिखेंगे तब भी कोई काम नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन मैं कहूंगा कि आप एक पॉइंट ऐसे पॉइंट बनाकर लिख लीजिएगा कि डीएनए और प्रोटीन के बीच के संबंध की स्पष्ट जानकारी क्या मेंडल साहब दे पाए थे या नहीं दे पाए थे, तो स्पष्ट जानकारी नहीं दे सके थे। दूसरा तो हुआ क्या था, हुआ ये था, दूसरा पॉइंट यहां से 1902 ईस्वी में आर्कीबोल्ड गैरॉड, देखो इन्होंने भले वंशागत का जीन मत दे दिया, लेकिन बेस तैयार करने का काम तो गैरॉड साहब ही तो किए हैं, है ना। 1902 में आर्कीबोल्ड गैरॉड ने क्या किया, गैरॉड ने एल्केप्टोन्यूरिया, अब यहाँ पर याद रख लेना, जनरली आनुवंशिक रोग में बच्चे को 2 रोग पता रहता है, एक तो वर्णांधता और एक और है, याद नहीं आ रहा मुझे, 2 ही, क्योंकि हाई स्कूल में भी 2 रहता ही है ना। तो अब यहाँ पर एक ये याद रखना, बाकी कई हैं। तो गैरॉड ने एल्केप्टोन्यूरिया नामक आनुवंशिक रोग को कुछ लोगों में देखा, अर्थात भाई डिस्कवर क्या होगा, जब देखा तो उन्होंने ये पाया कि ये रोग जो है ना, एल्केप्टोन्यूरिया रोग, ये रोग एक ही उपापचयी अभिक्रिया में गड़बड़ी के कारण होती है।
लेकिन इसके साथ इन्होंने ये भी प्रूव किया कि इनकी जो वंशागत है, चूंकि आनुवंशिक रोग है तो वंश के अनुसार भाई पीढ़ी दर पीढ़ी, जनरेशन बाय जनरेशन तो चलेगा ही, है ना। तो इन्होंने ये देखा कि इनकी जो वंशागति है, इनकी ये जो जनरेशन बाय जनरेशन जो चलता है, ये वंशागत मेंडल के ही आनुवंशिक नियम के अनुसार होती है ना। इन्होंने यहाँ तक किया। फिर इन्होंने 1909 ईस्वी में अपनी पुस्तक लिखी, उपापचय की जन्मजात त्रुटियां, उपापचय की जन्मजात त्रुटियां लिखी। और फिर कुछ समय बाद, है ना, इन्हीं की खोज के आधार पर, अर्थात आप यहाँ सीधा लिख सकते हैं, गैरार्ड के खोज के आधार पर ये प्रमाणित तो हुआ कि आनुवंशिक लक्षण के प्रदर्शन का जो भौतिक आधार होता है वो प्रोटीन्स ही होता है। क्लियर है? ये चीज आप जरूर यहाँ पर लिख सकते हैं कि गैरार्ड की खोज से प्रमाणित हुआ, गैरार्ड की खोज से प्रमाणित हुआ। अब गैरार्ड की खोज से क्या प्रमाणित हुआ? हाँ, तो यहाँ पर लिखा है, देखिए, आनुवंशिक लक्षण के प्रदर्शन का भौतिक आधार क्या होता है? प्रोटीन्स ही होता है, प्रोटीन्स होती है। अब जब प्रोटीन्स होती है तो 1910 में आते हैं टी.एच. मॉर्गन साहब। 1910 में टी.एच. मॉर्गन ने क्या किया? फल मक्खी पर अपना एक्सपेरिमेंट किया, है ना। फल मक्खी पर क्या किया? अपना एक्सपेरिमेंट किया। और उस फल मक्खी का नाम था, वैज्ञानिक नाम, ड्रोसोफिला मेलगोगैस्टर। क्लियर है? उस फल मक्खी का नाम क्या था? ड्रोसोफिला मेलेनेगोगैस्टर। अभी आप फल मक्खी याद रखो, अभी लिखवा दिया जाएगा, है ना। फल मक्खी पर एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट के बाद में जो भी इनको कंक्लूजन, निष्कर्ष जो भी निकाले, इससे टी.एच. मॉर्गन साहब ने वंशागत का जीन मत प्रतिपादित किया। अगर क्वेश्चन आ जाए कि वंशागत का जीन थ्योरी, जीन मत किसने प्रतिपादित किया था, तो टी.एच. मॉर्गन ने। प्रश्न आता है कि वंशागत के जीन मत में क्या कहा गया है, तो अभी करवाते हैं, पहले अभी आप इसे कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। तो देखिए यहाँ पर वंशागत का जीन मत है। अब ये देखना, वंशागत का जीन मत किसने प्रस्तुत किया? तो पहला तो भाई किसने दिया इसको? टी.एच. मॉर्गन ने दिया। क्लियर है? कब दिया था? 1910 में दिया था। कैसे इन्होंने दिया था, मतलब किस बेस पर ये बनाया था? फल मक्खी, और उसका नाम क्या था? हाँ, ड्रोसोफिला, आगे मेलेनेगोगैस्टर, ड्रोसोफिला मेलेगोगैस्टर, है ना। पर प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर इन्होंने वंशागत का जीन मत प्रतिपादित किया या दिया, है ना। अब होता क्या है, तो आगे लिख लीजिए, इसके अनुसार, इसके अनुसार इसमें क्या क्या बातें कही गई हैं, तो चलिए पहले इसे लिख लीजिए, फिर इसे ऐसे लिखवा देते हैं। इसके अनुसार लिखिए, इसमें पहला पॉइंट मैं बोल कर लिखवा दे रहा हूं, इसमें लिखिए, जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं, ये पहला नियम है। इस मत के अनुसार जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होते हैं। दूसरा, जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरण करती है। जीन एक भौतिक इकाई है, जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में संचरण करती है, संचरण करती है। तो यहां देखो, जीन एक भौतिक इकाई है, जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में संचरण करती है। लिखिए, तीसरा लिखिए, जीव के भौतिक एवं शरीर क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण,
जीव के भौतिक एवं शरीर क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण, जीव के भौतिक एवं शरीर क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण जीव के भौतिक एवं शरीर क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण किसके अनुसार किया जाता है? जीन के द्वारा किया जाता है। जीन के द्वारा ही किया जाता है। जीव के भौतिक एवं शरीर क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण जीन के द्वारा ही किया जाता है। अगला लिखिएगा, जीवों में जीन एक से अधिक रूपों में मिल सकते हैं। जीवों में जीन एक से अधिक रूपों में मिल सकते हैं। जीवों में जीन एक से अधिक रूपों में मिल सकते हैं। जीवों में जीन एक से अधिक रूपों में मिल सकते हैं। अगला लिखिएगा, जीन में प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। जीन में प्रतिकृतिकरण का मतलब होता है रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। जीन में प्रतिकृतिकरण की क्षमता होती है। एक और लिख लीजिएगा, जीन में प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। जीन में प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। जीन में प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। जीन में प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। तो देखिए यहां पर वंशागत का जीन मत है। वंशागत का जीन मत टी.एच. मॉर्गन ने दिया था, 1910 में प्रतिपादित किया। और किस आधार पर? फल मक्खी ड्रोसोफिला मैलेगोगैस्टर पर प्रयोग के आधार पर। इसके अनुसार क्या कहा गया कि जीन गुणसूत्रों पर रेखीय क्रम में व्यवस्थित होता है ना। जीन मतलब जीन कहाँ उपस्थित होता है? गुणसूत्र पर। किस क्रम में? रेखीय क्रम में। जीन एक भौतिक इकाई है जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचरण होती है। और जीन के जीव, कोई भी जीव है, उस जीव के भौतिक एवं शरीर क्रियात्मक लक्षणों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है? जीन के द्वारा किया जाता है। और फिर आपने देखा कि यहाँ जीन में प्रोटीन निर्माण की सूचना निहित होती है। जीवों में जीन एक से अधिक रूपों में मिल सकते हैं और जीन में प्रतिकृतिकरण रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। भाई सिंपल से देखो, डीएनए में रेप्लिकेशन की क्षमता होती है तो डीएनए के ही छोटे छोटे खंडों को क्या कहा जाता है? जीन कहा जाता है। तो स्वाभाविक है जीन में भी तो रेप्लिकेशन की क्षमता होती है। इतना लिख लेना। अब यहीं पर एक पॉइंट लिख लीजिएगा लाइन चेंज करके, इस प्रकार पहली बार जीन और प्रोटीन के बीच संबंध की व्याख्या की गई। इस प्रकार पहली बार जीन और प्रोटीन के बीच संबंध की व्याख्या की गई। इस प्रकार पहली बार जीन और प्रोटीन के बीच संबंध की व्याख्या की गई। लिखे, इस प्रकार पहली बार जीन और प्रोटीन के बीच संबंध की व्याख्या की गई। इस प्रकार पहली बार जीन और प्रोटीन के बीच संबंध की व्याख्या की गई। किस मत के द्वारा की गई? तो वंशागत के जीन मत टी.एच. मॉर्गन ने दिया था, है ना। और उसी में ऐड करिएगा, और इससे संबंधित दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, दो थ्योरीज, है ना। और इससे संबंधित दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। और
इससे संबंधित दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई। अब दोनों परिकल्पना का नाम लिख लीजिए, इसके बारे में कल करवाते हैं। नंबर एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना। पहली परिकल्पना एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, लिख दे। एक जीन एक एंजाइम, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, ये पहला है, एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, है ना। और अगला लिख लीजिएगा, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना। लिखिए, एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना। एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना मतलब जीन मत से संबंधित दो परिकल्पनाएं प्रस्तुत की गई, जीन और प्रोटीन के बीच संबंध। एक तो एक जीन एक एंजाइम परिकल्पना, है ना, जिसको बीडल और टॉटम ने दिया था। और दूसरा है एक जीन एक पॉलीपेप्टाइड परिकल्पना, इसको भी बीडल और टॉटम ने ही दिया था। तो इन दोनों के बारे में कल करवाते हैं। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, है ना। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत होगी तो कमेंट है। ओके, थैंक यू।